Hello viewers, my name is Bilal Khan and I'm here with another video, and today we are gonna learn about IFRS 15, where the revenue recognition would be satisfying over time. और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट ड्यूरिंग द वीडियो बताता हूं। तो आए शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 5 जो कि रेवेन्यू रिकग्निशन था। तो रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर हमारे पास दो एरियाज होते थे। एक पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकग्निशन होता था, एक ओवर टाइम रेवेन्यू रिकग्निशन होता था, जो कि आप अगर मेरी लास्ट वीडियोस में भी जाके देखेंगे तो आपको इसकी क्लासिफिकेशन मिलेगी। तो आप जाके, मैं तो कहूंगा कि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो रेवेन्यू रिकग्निशन की जो क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि ओवर टाइम होती है, तो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी रेवेन्यू रिकग्निशन ओवर टाइम होती है। जो जिसकी मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, उनकी रेवेन्यू रिकग्निशन ओवर टाइम होती है। और क्योंकि ये सर्विसेज होती हैं इस वजह से, तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं नॉर्मली उनकी रेवेन्यू रिकग्निशन ओवर टाइम हो रही होती है, यानी इसका मतलब ये है। ठीक है जी। तो आए से ये जो मैंने मटेरियल लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। satisfying a performance obligation over time, an entity transfers control of a good or service over time। गुड भी हो सकता है कि गुड्स हों, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है एग्जाम के अंदर भी और वैसे भी, कि उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनकी रेवेन्यू रिकग्निशन ओवर टाइम हो रही होती है। एंड देयरफॉर सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड रिकग्नाइजेस रेवेन्यू ओवर टाइम। सही है जी। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट। सही है। अभी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको, मैं तो इसको भी रेड कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने नीचे कुछ चीजें रेड की हैं, हाईलाइट भी की हुई हैं, लेकिन मैं इनको भी रेड कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं रेड और हाईलाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। तो आपने जो भी वीडियोस देखनी है उसमें आप देखेंगे तो वो चीजें मैंने हाईलाइट और बोल्ड की हुई हैं। ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज द एंटिटी परफॉर्म्स। सही है जी। नॉर्मली इस तरह से कब होता है? जब सर्विसेज होती हैं, जैसे कि अगर आप हेयर ड्रेसर या सैलून की एग्जांपल लें, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है कि आप ऑल दो उसको, फॉर एग्जांपल वो 1 घंटा आपको सर्विसेज देने में, आपकी हेयर कटिंग में लगाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो सर्विसेज कंज्यूम्स ओवर टाइम हो रही हैं विद इन, मतलब अगर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स हैं तो वो उसके ऊपर स्प्रेड हो रही है एक तरह से। तो इसी तरह से जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो वो ओवर द ईयर्स बन रहा होता है, तो उसकी जो रेवेन्यू रिकग्निशन हो रही होती है वो ओवर द ईयर स्प्रेड हो रही होती है। तो क्योंकि हेयर ड्रेसर है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो गुड्स नहीं है, तो अगर आप देखें तो वो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा तो 1 घंटे की सर्विस जो देनी है उस पर रिकॉर्ड कर रहा होगा, क्योंकि सर्विसेज साइमल्टेनियसली रिसीव हो रही होती हैं, जो कि यहाँ पे इसने वर्ड भी यूज किया है। एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट, क्योंकि आपको बेनिफिट क्या होगा? आपकी हेयर कटिंग होगी, आपका लुक अच्छा हो जाएगा। सो सर्विसेज की जो सर्विसेज जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली रिसीव हो रही होती हैं, और बेनिफिट भी कंज्यूम हो रहा होता है साइमल्टेनियसली ओवर द पीरियड या ओवर द टाइम। Second criteria क्या है? The entity performs, creates or enhances an asset, for example, work in progress that the customer control as the asset is created or enhanced। क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट मौजूद है, इसलिए बार बार इसी को रेफर करेगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो अगर आप देखें, एक बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल को 3 साल बनने में लगते हैं, या फिर फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली एक ही अपार्टमेंट कुछ डेज में बन जाए। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन रहा होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। फॉर एग्जाम्पल पहला फ्लोर बनेगा, फिर दूसरा फ्लोर बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, देन फोर्थ बनेगा। इस तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग हो रही होती है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्थ फ्लोर पहले ही बन जाए और फर्स्ट फ्लोर ना बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बारी बारी, मतलब एक एक करके जो है वो आपके फ्लोर्स बन रहे होते हैं। तो WIP मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट्स बना रहे हैं या फिर अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो अगर उसके एसिड को एनहेंस है, मतलब पहले फर्स्ट फ्लोर बना फिर सेकंड बना, तो रेवेन्यू रिकग्निशन भी उसी प्रोसेस के थ्रू होगी, WIP के थ्रू होगी। जितना प्रोसेस हो गया, जितना कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो गया, उसके हिसाब से उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन हो रही होगी। Then the entity's perform does not create an asset with an alternative use to the entity. Entity does not have an enforceable right to performance obligation to date। फिर ये फाइन, ये भी अगेन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये आपको एग्जांपल से वैसे ज्यादा समझ में आएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि पहले तो जैसे फ्लोर की, जब अगर हम फ्लैट्स की अपार्टमेंट्स की बात करें, तो जैसे जैसे फ्लोर्स बनते जाएंगे तो रेवेन्यू रिकग्निशन भी होती जाएगी।
अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। लेकिन जो टोटल कंप्लीट पेमेंट हो रही होगी वो जब पूरी बिल्डिंग कंप्लीटली बन जाएगी तभी हो रही होगी। ये बेसिकली उसको कहना, मैं लेमैन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन ऑल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी। उसके अलावा कोई एंटिटी का ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होगा। वो मतलब उसका कोई जिस पर्पस के लिए बनवा रहा है उसी के लिए होगा, उसको कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होगा। एंड एंटिटी हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू डेट। टू डेट मतलब जिस डेट तक की उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि इस वक्त तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो दीज आर बेसिकली द 3 क्राइटेरिया। ये मैं कहूंगा आप याद कर लें तो अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर उसमें लिखा रहा है, इन एफआर अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस इज लाइकली टू बी अ बिल्डिंग कंपनी। मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। बिल्डिंग कंपनी कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट फॉर अ कस्टमर, सही है। क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने जैसे कहा कि ज्यादातर फोकस इसकी तरफ ही होगा, तो आपने भी इस तरफ रखना है अपना फोकस। एज लॉन्ग एज द बिल्डिंग कंपनी इज नॉट एबल टू यूज द एसेट, एंड बिल्डिंग कंपनी का राइट नहीं है उसको यूज करने का, ठीक है, एंड हैज द राइट टू पेमेंट फॉर वर्क टू डेट, रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम। जैसे कि 3 साल 4 साल, जैसे मैंने ऑलरेडी बात कर दी, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। For each performance obligation satisfied over time, an entity shall recognize revenue over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that performance obligation. अब कंपनी को रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए अपनी बिल्डिंग को पे नजर रखनी पड़ेगी कि वो कितनी बनी है। अब उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि IFRS 15 ने सजेस्ट किए हैं कि किस तरीके से वो बिल्डिंग बन रही है और कितनी कॉस्ट लग गई है। तो उसके 2 डिफरेंट इसने मेथड बताए हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और वो क्या है, अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी वो प्रोग्रेस मेजर करे कि बिल्डिंग कितनी बनी है, इन इजी वर्ड्स। पहला मेथड है आउटपुट मेथड, दूसरा मेथड है इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या होता है कि नॉर्मली सर्वे से पता करना, किसी वैल्यूअर को या सर्वेयर को, सॉरी वैल्यूअर ना कहें आप, सर्वेयर कह लें, उसको एक्सपर्ट को आपने बुला के सर्वे करवा लिया और उससे अंदाजा लगाया कि बिल्डिंग कितनी बनी है। वो आपको सारी मेजरमेंट करके देगा, फिजिकल अपीयरेंस से उसकी फिजिकल जो हालत है जितनी वो बनी है उसके हिसाब से वो सारी कैलकुलेशन करके आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो दैट इज बेसिकली द आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड इन अदर वर्ड्स, आउटपुट से अगर आप वर्ड से भी देखें तो आउटपुट मेथड में फिजिकल अपीयरेंस से देखना, सर्वेयर से पता करना, उसकी रिपोर्ट पे रिलाय करना, दैट इज बेसिकली आउटपुट मेथड। यहाँ पे भी यही लिखा है, सच एज सर्वे ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, यानी कि रिपोर्ट सर्वेयर की, जैसे मैंने बोला था, एज कंप्लीटेड सो फार कंपेयर टू द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और टाइम इलैप्स्ड, कितना टाइम लगा ये भी इसमें ही आ जाता है कि कितना टाइम लग रहा है बिल्डिंग को बनने में, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है बिल्डिंग को बनने में, टाइम स्पेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कंपेयर टू टोटल ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल 2 साल में डिसाइड हुआ था, लेकिन जब हमने देखा तो वो बनने में उसको 2.5 साल लग गए। जैसे कि नॉर्मली गवर्नमेंट एंटिटीज में ऐसे ही हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर कि वो प्रॉमिस हमें कर रहे होते हैं 2 साल 3 साल का, लेकिन वो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट 4 साल पे चला जाता है। तो दैट इज बेसिकली द आउटपुट मेथड, ठीक है, कि आप फिजिकल अपीयरेंस या टाइम के हिसाब से उसको देख रहे हैं। सेकंड इज इनपुट मेथड। ये बहुत ही आसान है कि सिंपल, इसमें आपकी कॉस्ट कितनी लगी। ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट टू डेट होगी, उसके हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी मजीद, मतलब कॉस्ट टू डेट आज तक कितनी लगी, फिर एक्सपेक्टेड मजीद फर्दर आगे कितनी लगेगी, और टोटल इसमें एक रेशो निकाला था कि टोटल इनिशियली हमने कितना तरह से बजट बनाया था कि फॉर एग्जांपल $1 मिलियन हमें बिल्डिंग बनाने में लगेंगे। इनिशियली हमने ये डिसाइड किया, फिर हमने जब बिल्डिंग बनानी शुरू की 1 साल में कुछ पैसा लग गया, फिर 2 साल में कुछ पैसा लग गया, फिर 3 साल में। तो इस रेशो के बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। इसका एक फॉर्मूला सा है जो कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये होता है इनपुट मेथड और ये होता है आउटपुट मेथड। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। और लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस मेड कंपेयर टू द टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस होगी उसके कंपेरिजन में जितनी भी कॉस्ट बनेगी उसकी बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।